गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वाइटल्स की वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या है और ये क्यों होता है। सबसे पहले डेफिनेशन में क्या है। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। इट इज़ आइडली 98.6 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम. The measurement of body temperature can help detect illness. It can also monitor whether or not a treatment is working. A high temperature is a fever or pyrexia. Fever is not a disease but a sign that your body is trying to fight an illness or infection. इसमें हम ये देखते हैं कि जिस्म का ठंडा होना और गर्म होना टेम्परेचर कहलाता है। आइडली 98.6 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल होता है। ये पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम वेरी करता है। बच्चों में टेम्परेचर डिफरेंट होगा, बड़ों में टेम्परेचर डिफरेंट होगा, सुबह में आपका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट होगा, शाम में आपका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट होगा। बॉडी टेम्परेचर की मेजरमेंट इस चीज़ में हेल्प करती है कि हम मॉनिटर कर सकें कि आप कोई मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो वो मेडिसिन आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रही है क्या नहीं कर रही। और ये जो फीवर है ये इस चीज़ की इंडिकेशन होता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई इलनेस चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, बैक एंड में कोई ना कोई बीमारी चल रही है। फीवर का सेकेंड नेम पायरेक्सिया है, हम इसको पायरेक्सिया भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं वाई इट हैपन्स। देखते हैं कि वाई इट हैपन्स, ये होता क्यों है, क्या वजूहत हैं कि बुखार होता है। व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन 100 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड देन इट कॉल्ड फीवर विच मे बी ड्यू टू सम बॉडी इन्फेक्शन लाइक pneumonia, malaria, corona, dengue, typhoid, some other viral or bacterial infections, heat exhaustion, a malignant tumor. Fever activates your body's immune system. नमूनिया में भी फीवर होता है, मलेरिया में भी फीवर होता है, कोरोना, डेंगू, टाइफाइड, इन सब कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा हो तो उन सब में फ़ीवर होता है। हीट एग्जॉशन, अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्मी में कोई काम किया है, साया में नहीं आए और आपकी बॉडी को हीट एग्जॉशन में भी फ़ीवर होता है। कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर चल रहा हो तो ट्यूमर की इंडिकेशन में भी फ़ीवर होगा। फीवर आपकी जो बॉडीज़ का इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, एक्टिवेट करता है ताकि आपकी बॉडी इटसेल्फ उस बीमारी से फाइट कर सके, ना कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर क्या हैं, कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं फीवर में। जब एक पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे फ़ीवर है, द फीवर विल हैव मल्टीपल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर विच मे इंक्लूड। अच्छा, पेशेंट को मल्टीपल साइन सिम्टम्स होंगे जिनमें कुछ ये हैं। स्वेटिंग होगी पेशेंट को, चिल्स एंड शिवरिंग हो गए, हेडेक, बॉडी एक, लॉस ऑफ एपिटाइट, इरिटेबिलिटी, डिहाइड्रेशन, जनरल वीकनेस, ये सब होगा बच्चों पेशेंट को। पेशेंट कहेगा कि मुझे सर्दी लग रही है, जिसम में दर्द हो रहा है, इरिटेबिलिटी होगी, उसको भूख नहीं लगेगी, पानी की कमी की शिकायत करेगा और वो लेथार्जिक बहुत ज़्यादा होगा, जनरल वीकनेस होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 months to 5 years might have febrile seizures. वो बच्चे जो 6 महीने और 5 साल के दरमियान के होते हैं उनको फीवर के में फेब्राइल फिट्स हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं। ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है बच्चों में फ़ीवर की। मज़ीद देखते हैं कि बड़ों में भी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस इन चिल्ड्रन, as I told you, children between the 6 month to 5 year may experience febrile seizures which usually involves loss of consciousness and shaking of limbs on both sides of the body if a seizure occurs. अच्छा, सबसे पहले अगर ये है कि बच्चों को जब झटके लगते हैं बुखार की वजह से, कुछ बच्चे ये होते हैं कि जो बिल्कुल ही बेहोश हो जाते हैं, कुछ ये होता है कि होश में तो होते हैं लेकिन उनके पाँव और बाजू को बहुत ज़्यादा झटके लग रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहे होते हैं। तो जब ऐसा कभी हो बच्चों में झटके लगे तो आपने क्या करना है, ले योर चाइल्ड ऑन हिज और हर आर्म ऑन अ फ्लोर, remove any sharp objects that are near your child, loosen tight clothing. Most importantly, don't place anything in your child's mouth or try to stop the seizures. आपने बच्चे को गोद में उठा के नहीं रखना, बच्चे को बेड पे या फर्श पे एक साइड पे लिटा देना है, करवट दे के लिटाना है। अगर उसने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो उसके कपड़े लूज़ करें। सबसे ज़्यादा ख़ास बात कि माएँ ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि माएँ बच्चों को ना झटकों के दौरान पानी पिलाती हैं या कुछ खाने को देती हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, कुछ भी मुंह में नहीं डालना। बच्चा वो swallow कर सकता है या खुराक की नाली में लेके जाएगा या सांस की नाली में लेके जाएगा तो वो कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा सकता है। आपने उस टाइम पे बच्चे को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना और कोशिश करना है कि झटके को रोकने की कोशिश करें।
Most seizures stop on their own. Take your child to the doctor as soon as possible after the seizure to determine the cause of the fever. बहुत ज़्यादा मोस्टली ये होता है कि झटके खुद से खुद ही रुक जाते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट से ज़्यादा भी तक टाइम गुजर जाए और झटके ना रुके तो फ़ौरन से बच्चे को आप डॉक्टर के पास लेके जाएं एज सुन एज़ पॉसिबल, ताकि फ़ीवर की कॉज पता चल सके। प्रिवेंशन क्या है कि हम किस तरीके से फ़ीवर से बच सकते हैं। यू मे एबल टू प्रिवेंट फीवर्स बाय रिड्यूसिंग एक्सपोजर तो इन्फेक्शियस डिजीज़। हेयर आर सम टिप्स दैट कैन हेल्प। अच्छा, आपने कोशिश करना है कि आपको तो जैसे अब कोविड का सीन चल रहा है, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता हो ही क्या होगा कि अगर हम उस जगह से परहेज़ करें जाने से जहाँ पे इन्फेक्शन हो, जैसे हॉस्पिटल्स में या किसी ऐसी जगह जहाँ सिक पर्सन हो, तो अगर हम वहाँ का एक्सपोजर ही नहीं करेंगे तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वॉश योर हैंड्स थॉरली स्पेशली बिफोर ईटिंग, after using toilet, after spending time in a crowd, after spending time with a sick person, after traveling on public transportation. आपने अपने हाथ बाकायदगी से धोने हैं खाना खाने से पहले, वॉशरूम यूज़ करने के बाद, किसी हजूम वाली जगह में अगर आप वहाँ पे गए हुए हैं तो वहाँ पे आने के बाद, किसी सिक पर्सन के पास से आप आए हैं हॉस्पिटल में या घर में कोई ऐसा बंदा है जो बीमार है, उसकी इयादत की है, तो वापसी पे आपने हैंड वॉश लाजमी करें। अगर आपने कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की है तो आपने हैंड वॉश लाजमी करें। कैरी हैंड सैनिटाइज़र्स विद यू, अपने हैंड सैनिटाइज़र्स अपने पास रखें, ताकि जहाँ पे अगर आप हैंड वॉश नहीं कर सकते, किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हैंड वॉश नहीं कर सकते, तो अपने हैंड सैनिटाइज़र्स यूज़ करें। अवॉइड टचिंग योर नोज़, माउथ और आइज़, अपनी आँखों को, मुँह को हाथ लगाने और नाक को हाथ लगाने से परहेज़ करें। कवर योर माउथ व्हेन यू कफ एंड योर नोज़ व्हेन यू स्नीज़, खांसते हुए और छींकते हुए अपना मुँह और नाक को कवर करें। अवॉइड शेयरिंग कप्स, वाटर बॉटल्स एंड यूटेंसिल्स विद अदर्स। कोई भी किसी जगह पे भी, किसी वर्क प्लेस पे या किसी ऐसी जगह पे हैं आप, तो कोशिश करें कि जहाँ आप वहाँ पे अपने कप्स, वाटर बॉटल्स और बर्तन वगैरह वो अलग रखें, एक दूसरे के साथ शेयर ना करें, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। हम फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं फ़ीवर में? अगर कोई पेशेंट फेब्राइल है, उसको फ़ीवर है, तो उसमें हम फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं? इनकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक फ्लूइड्स। सबसे ज़्यादा पेशेंट को आपने इनकरेज करना है कि वो पानी का इंटेक ज़्यादा रखे, क्योंकि बुखार में पानी का इंटेक ज़्यादा कम हो जाता है, स्वेटिंग होती है और पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होती है। अनकवर द हैवी और टाइट क्लॉथिंग, पेशेंट शुड बी इन लाइट वेट क्लॉथिंग। अच्छा, आपने पेशेंट को लाइट वेटेड कपड़े पहनाते हैं, टाइट कपड़े नहीं पहनाने जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करे। यूज़ अ लाइट ब्लैंकेट्स इफ़ पेशेंट फील्स चिल्ड अंटिल द चिल्स एंड। अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे सर्दी लग रही है तो और उसको जिस्म कांप रहा है तो उसको हल्का सा ब्लैंकेट दे दें, और जब तक उसको सर्दी लग रही है तब तक वो ब्लैंकेट ले, और जैसे ही सर्दी ख़त्म हो उसका वो ब्लैंकेट रिमूव कर दे ताकि फ़ीवर ज़्यादा ना हो। डोंट गिव एस्प्रिन और एनीथिंग पेन किलर विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। कोई भी पेशेंट है उसको आपने एस्प्रिन बिल्कुल नहीं देनी फ़ीवर में, और ना ही कोई ऐसी पेन किलर देनी है खुद से, जब तक कि कोई डॉक्टर की एडवाइस आपके पास ना हो। लास्ट में हम देखते हैं कि हाउ टू टेक टेम्परेचर लेना कैसे है। यू कैन चूज़ फ्रॉम सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स इंक्लूडिंग ओरल, रेक्टल, टेम्पेनिक, टेम्पोरल, एक्सिलरी। ये वो थर्मोमीटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फ़ीवर लेते हुए। ओरल बाय माउथ, मुंह से, रेक्टल बाय रेक्टम से, टेम्पेनिक बाय ईयर, कान से, टेम्पोरल बाय फोरहेड, आप माथे पे रख के, एक्सिलरी बाय आर्मपिट, बगल में रख के। मोस्ट कॉमन एक्सिलरी है जो हम पेशेंट को कहते हैं कि थर्मोमीटर अपनी बगल में रखें। ओरल एंड रेक्टल thermometers generally provide the most accurate measurement of core body temperature. Ear and forehead thermometers, although convenient, provide less accurate temperature measurements. In infants, you should take a temperature with a rectal thermometer. ऑल्दो ओरल और रेक्टल थर्मामीटर्स जो हैं वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देते हैं, लेकिन वो इतने कन्वीनियंट नहीं होते, हम वो इतना यूज़ नहीं करते। ईयर और फोरहेड वाले जो हैं वो कन्वीनियंट होते हैं, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन वो इतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं देते। बच्चों में हम रेक्टल थर्मामीटर से टेम्परेचर ले सकते हैं क्योंकि वो बच्चों के लिए कन्वीनियंट होता है। होपफुली मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरा पेज सब्सक्राइब करें और इसको बहुत ज़्यादा आगे शेयर करें।
मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए मज़ीद लेके आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर लेते कैसे हैं, उसमें हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकली कि टेम्परेचर थर्मामीटर से कैसे लेते हैं, और सबसे ख़ास बात कि टेम्परेचर लेते वक्त थर्मामीटर को कैसे रीड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।